कुंदन एक गरीब कुम्हार था। अपनी पत्नी राधा और 7 साल का बेटा केशव के साथ रहता था। एक दिन, सुनिए जी, हमारे मकान मालिक रोज आकर किराए की मांग करते हैं। उनका किराया कैसे चुकाएंगे जी? मैं भी वही सोच रहा हूँ राधा। क्या करूँ? अब पहले की तरह मिट्टी के घड़े और बर्तन बिकते नहीं हैं, इसीलिए ज्यादा धन भी प्राप्त नहीं होता है। देखता हूँ कहीं से अगर कुछ धन मिल गया तो उनका किराया चुका देता हूँ। अब मैं जाकर मिट्टी खोद कर लाता हूँ। कुंदन मिट्टी लेकर घड़े बनाने लगता है। एक दिन केशव अपने दोस्त के घर से चलते हुए आ रहा था। राधा ने देखा कि केशव कुछ अजीब तरीके से चल रहा था। ये देखकर, क्या हुआ केशव, ऐसे क्यों चल रहे हो? माँ, कुछ दिनों से पैर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे पैर में गरम तेल की मालिश कर देती हूँ। राधा केशव के पैर में तेल की मालिश कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद राधा देखती है कि केशव टेढ़ी चाल चल रहा है। ये देख राधा, आपने देखा कि कुछ दिनों से केशव कैसे चल रहा है? उसकी चाल टेढ़ी हो गई है। मुझे लगता है कि हमें उसके पैरों के विषय में बताना चाहिए। ठीक है, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। कुंदन वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी केशव के पैर और उसकी नाड़ी देखते हैं। कुंदन, तुम्हारे पुत्र के दाएं पैर की हड्डी बढ़ नहीं रही है। उस हड्डी तक पोषक तत्व नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए वो हड्डी छोटी रह गई है। और दूसरे पैर की हड्डी बढ़ रही है, इसीलिए उसका एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा होने लगा है। इसीलिए वो ऐसे चल रहा है। क्या ये कैसी अजीब बीमारी है वैद्य जी? कई हजार लोगों में किसी एक को ऐसी बीमारी होती है कुंदन। तुम्हारा पुत्र दुर्भाग्यशाली है कि उसे ये बीमारी हुई है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे उसका चलना फिरना बंद हो जाएगा और ये बिस्तर पकड़ लेगा। मुझे क्षमा कर देना, परंतु इसका कोई उपाय नहीं है। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर और वैद्य जी की बात सुनकर कुंदन और राधा को बहुत दुख होता है। एक दिन कुंदन पहाड़ी के पास मिट्टी खोद रहा था। तब उसका मकान मालिक चुन्नी लाल वहां आकर, अरे ओ कुंदन, एक तो मेरे घर में मुफ्त में रहते हो, कितने महीनों से तुमने किराया नहीं दिया है और अब मेरे ही खेत की मिट्टी खोद कर ले जा रहे हो। जानते नहीं ये खेत मेरा है? जानता हूँ मालिक, लेकिन ये खेत तो बंजर है, इस पर कभी कोई फसल नहीं आती, इसीलिए मैं यहाँ से मिट्टी खोद रहा हूँ। खेत बंजर है तो क्या हुआ? बंजर है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर इसकी मिट्टी खोद कर चला जाए। 2 दिनों में मुझे अपने किराए के पैसे देकर जाओ, नहीं तो तुम्हें इस खेत में पैर नहीं रखने दूंगा। बड़ा आया मिट्टी खोदने वाला। कुंदन घर आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से लेकर आए। साहूकार से आप कर्जा ले लीजिए, घर पर छत होना ज्यादा आवश्यक है। साहूकार का कर्जा हम धीरे धीरे चुका देंगे। राधा की बात कुंदन को सही लगती है और वो साहूकार के पास कर्जे के पैसे लेकर आता है। कुंदन चुन्नी लाल को पैसे देने जा ही रहा था कि तभी उसका दोस्त मुरली उसे मिलता है। अरे मुरली, क्या हुआ? इतने परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते हो कि 2 दिनों के बाद मेरी बहन की शादी है। पहले ही शादी के लिए साहूकार से कर्ज ले चुका हूं और अब लड़के वालों ने और ज्यादा दहेज की मांग की है। उन्होंने संदेशा भेजा है कि यदि उन्हें दहेज में जो चाहिए वो नहीं दिया तो वो ये शादी तोड़ देंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, पहले ही इतनी मुश्किल से उसकी शादी तय हुई है। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या तो बड़ी है, अब क्या करूं, कहां से लेकर आऊंगा और धन? कुंदन कुछ सोचता है और, ये लो मुरली, मैं अभी अभी साहूकार से ये पैसे लेकर आया था। अरे लेकिन ये तो तुमने अपनी समस्या के निवारण के लिए साहूकार से लिए होंगे,
मैंने ये पैसे ले लिए तो तुम क्या करोगे? हाँ, मैं ये पैसे चुन्नी लाल को घर का किराया देने के लिए ले जा रहा था, परंतु अभी इसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। कुंदन मुरली को वो पैसे दे देता है। इधर चुन्नी लाल पैसे ना देने के कारण से कुंदन को खेत की मिट्टी खोदने को मना कर देता है। अब कुंदन के पास मिट्टी नहीं होती और वो घड़े नहीं बना पा रहा था। उसके बेटे केशव का चलना फिरना भी अब बंद हो गया था और उसने बिस्तर पकड़ लिया था। कुंदन बहुत दुखी होकर बहुत दूर मिट्टी खोदने जा रहा था। तभी उसे एक ऋषि मिलते हैं। क्या हुआ पुत्र, इतने विचलित क्यों हो? क्या समस्या है तुम्हें? क्या बताऊं बाबा, एक समस्या हो तो कुछ बताऊं। मेरा तो पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। गरीब कुम्हार हूँ, घर का किराया नहीं दे पा रहा हूँ। जिस खेत से घड़े बनाने के लिए मिट्टी खोदता था वो मेरे मकान मालिक का खेत था। उसने कहा कि जब तक किराया नहीं चुकाओगे तब तक खेत में पाँव नहीं रखने दूंगा। ऊपर से मेरा एक लौता बेटा जो अभी 7 साल का है, उसे अजीब सी बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि अब वो कभी चल फिर नहीं पाएगा। उसके रोग का इलाज कहीं है ही नहीं। अपने हंसते खेलते बेटे को यूं बिस्तर पर पड़ा देखता हूँ तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मकान मालिक का किराया चुकाने के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, उसे चुकाना है, वो अलग। यदि तुमने साहूकार से कर्ज लिया है किराया चुकाने के लिए, तो फिर किराया चुकाया क्यों नहीं? बाबा, मैं किराए के पैसे चुकाने ही जा रहा था, लेकिन तभी मुझे मेरा बचपन का दोस्त मिल गया जिसे मुझसे ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी। यदि मैं उस समय उसे वो पैसे नहीं देता तो उसकी बहन की शादी टूट जाती। इसीलिए मैंने कर्जे के पैसे इस दोस्त को दे दिए। अब मकान मालिक ने मुझे उसके खेत से मिट्टी लेने को ना कहा है। मिट्टी के बिना तो मेरा पूरा काम रुक गया है, इसीलिए मिट्टी खोदने कहीं दूर जा रहा हूँ। सत्य में तुम्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम एक कोमल हृदय के व्यक्ति हो। तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरों की समस्या बड़ी लगती है। तुम खुद इतनी बड़ी मुसीबतों में होते हुए भी तुमने अपने दोस्त के विषय में विचार किया, यही इस बात का प्रमाण है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ पुत्र। उस उपाय से तुम्हारे पुत्र की समस्या दूर हो जाएगी, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। क्या सच में बाबा जी मेरा बेटा ठीक हो सकता है? बताइए बाबा, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनो पुत्र, इस राज्य के बाहर जो नदी बहती है उसे पार करने के बाद एक बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक विचित्र झरना है। हर पूर्णिमा की रात को उस झरने का पानी चांद के जैसे चमकने लगता है। तभी उस पानी में नीले रंग का एक जादुई कमल का फूल खिलता है। तुम्हें उस फूल में उस झरने का पानी भरकर लाना होगा। जब तुम उस विचित्र झरने का पानी उस जादुई कमल की पंखुड़ी से अपने पुत्र के पैर पर छिड़कोगे, तब तुम्हारे पुत्र का पैर ठीक हो जाएगा और वो फिर से चलने लगेगा। ऋषि की बात सुनकर कुंदन बहुत खुश हो जाता है। 2 दिनों के बाद ही पूर्णिमा की रात हो। कुंदन उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर वो देखता है कि झरने का पानी चमक रहा है। इस झरने का पानी तो सच में चांद के जैसे चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ हजारों चांद किसी ने रख दिए हो। कितना सुंदर दृश्य है ये। कुंदन झरने की सुंदरता को देख रहा होता है कि तभी उसे वहाँ वो नीले रंग का कमल का फूल दिखाई देता है। वो रहा जादुई फूल, अभी जाकर उसे तोड़ लेता हूँ। कुंदन झरने की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक बहुत बड़ा चील वहाँ आता है और झरने के पानी से एक मछली को अपने पंजों में दबोचकर उठाकर बाहर आता है। मछली तड़पने लगती है और हे मनुष्य, मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट चील मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो मनुष्य। मछली को तड़पता हुआ देख, चील, कृपया तुम इस मछली को छोड़ दो, बेचारी मर जाएगी। इसे छोड़ दूं? अरे ये तो मेरा भोजन है, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ और तुम मुझे रोक रहे हो। हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो। यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरा पेट कैसे भरेगा? कौन करेगा मेरी भूख मिटाने का प्रबंध?
अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारी भूख मिटने तक मेरे शरीर का मांस खा लो, परंतु इस मछली को छोड़ दो। तुम मेरा थोड़ा सा मांस खाओगे तो मैं जीवित तो रहूंगा, परंतु ये मछली तो मर जाएगी और इसके परिवारजनों को दुख का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तुम इसे छोड़ दो और मुझे खा लो। कुंदन की ये बात सुनकर चील मछली को पानी में फेंक देता है और कुंदन घबराकर खड़ा रहता है। तभी अचानक वहाँ रंग बिरंगी रोशनी छा जाती है। उस रोशनी के साथ वहाँ एक देवता प्रकट हो जाता है। मैं इस झरने का देवता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम यहाँ वो कमल का फूल लेने आए हो ना? ये कमल का फूल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ले जा सकता। जिसका हृदय शुद्ध हो और जिसके मन में सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव हो, केवल वही इस जादुई कमल को प्राप्त करने का अधिकारी है। फिर वो मछली वो कैसे बोल रही थी? वो मछली मैंने अपनी माया से बनाई थी कुंदन। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। एक मछली के लिए तुमने अपने शरीर का भाग देने की बात करने से पहले एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा था। मैं स्वयं तुम्हें उस जादुई कमल के फूल में इस विचित्र झरने का पानी देता हूँ। फिर झरने की देवता कुंदन को जादुई कमल में उस झरने का चमकीला पानी भरकर देते हैं और लुप्त हो जाते हैं। कुंदन खुश होकर घर लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में चुन्नी लाल मिलता है। उसके साथ उसकी 9 महीने की पत्नी थी जो गर्भवती थी, जो बहुत ज्यादा दर्द में थी। उसे एक खाट पर रखकर चुन्नी लाल और उसके नौकर ले जा रहे थे। क्या हुआ चुन्नीलाल जी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं कुंदन, ये देखो मेरी पत्नी 9 महीने की गर्भवती है। कदाचित इसकी जचकी का समय आ गया है, परंतु इसका दर्द बढ़ता जा रहा है और जचकी नहीं हो रही। दाई कह रही हैं कदाचित बच्चा पेट में ही मर गया है। यदि मेरी पत्नी का इलाज नहीं हुआ तो वो भी मर जाएगी। वो आखिरी सांसें गिन रही है। चुन्नी लाल की हालत देखकर कुंदन का दिल पिघल जाता है। चुन्नीलाल जी, कुछ नहीं होगा आपकी पत्नी को, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक विचित्र झरने का ये जादुई फूल है। इसमें जो पानी है उससे आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। मेरा घर सामने ही है, आप इन्हें मेरे घर ले चलिए। चुन्नी लाल उसकी पत्नी को कुंदन के घर ले आता है। कुंदन उस पर जादुई कमल का थोड़ा सा पानी छिड़क देता है। उसके ऐसे करते ही चुन्नी लाल की पत्नी की सांसें वापस आती हैं। फिर राधा उसे अंदर ले जाती है। वहाँ चुन्नी लाल की पत्नी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अपनी पत्नी और बच्चों को स्वस्थ देखकर चुन्नी लाल कुंदन के पैर पकड़ लेता है। कुंदन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज यदि तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, परंतु फिर भी तुमने उसे भुलाकर मेरी मदद की। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है चुन्नीलाल जी। किसी की उपकार में मदद करना ये तो इंसान का धर्म है। मुझे आज ही पता चला कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। तुमने सही कहा कुंदन, परंतु एक बात बताओ, ये क्या है? ये कैसा जादू कर दिया तुमने? आपने मुझे अपने खेत से मिट्टी खोदने के लिए ना कहा था, इसीलिए मैं दूर मिट्टी खोदने के लिए जा रहा था। तभी मुझे एक ऋषि मिले थे। फिर कुंदन सब बात चुन्नी लाल को बता देता है। कुंदन, आज सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी पत्नी और मेरा बच्चा जिंदा है। मैं तुम्हारा जितना भी किराया बाकी है वो सब माफ करता हूँ। तुम मेरे खेत से ही मिट्टी खोदकर उसके घड़े बनाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, साहूकार से तुमने मेरे पैसे चुकाने के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी मैं भर दूंगा। नहीं नहीं चुन्नीलाल जी, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कुंदन। मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया है उसका ये प्रायश्चित है, ऐसा समझ लो। और अभी समय मत गवाओ। तुम ये जादुई कमल अपने बेटे किशन को ठीक करने के लिए लाए थे ना, उसके पैर को भी ठीक कर दो। जी। फिर कुंदन बचा हुआ पानी केशव के पैर पर छिड़क देता है। उस जादुई कमल के पानी से केशव का पाँव ठीक हो जाता है।
वो उठकर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। पिताजी, मेरा पाँव ठीक हो गया। अब मैं चल सकता हूँ, खेल सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। अपने बेटे को खुश देखकर कुंदन और राधा की आंखें खुशी से भर आती हैं। कुंदन अगले दिन से चुन्नी लाल के खेत से मिट्टी खोदकर अपने घड़े बनाने का काम करने लगता है। विजयपुर नाम के राज्य में रहने वाला रामा लोहार एक बहुत ही होनहार लोहार था। उसके बनाए शस्त्र और लोहे की सलाखों का कोई मुकाबला नहीं था। विजयपुर के महाराज पूरन सिंह रामा लोहार से ही अपने सारे शस्त्र बनवाते थे, परंतु कई दिनों से रामा के पास कोई काम नहीं था। एक दिन, सुनिए जी, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं। जानता हूँ रजनी, परंतु क्या करूँ, आजकल कोई शस्त्र या सलाखें बनाने आता ही नहीं है। हमारे महाराज सदा ही मुझसे शस्त्र बनवाते थे, परंतु उन्होंने भी पिछले कई दिनों से किसी सैनिक को शस्त्र बनाने के लिए नहीं भेजा। कदाचित कुछ सालों से कोई युद्ध ही नहीं हुआ है, इसीलिए शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। वो बात तो ठीक है जी, परंतु यदि घर चलाना है तो धन तो चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप काम किए बिना किसी से धन नहीं लेते हैं, इसलिए आप महाराज से ऐसे ही जाकर धन की अपेक्षा नहीं करेंगे। फिर भी आप अगर महाराज से जाकर मिलेंगे तो। हाँ, मुझे अब महाराज से मिलना ही होगा। एक बार उनसे पूछ तो लूं कि शस्त्र बनाने का काम कब से शुरू कर सकता हूँ। रामा महाराज पूरन सिंह के महल में आता है और महाराज की जय हो। आओ आओ रामा लोहार, आज तुम यहाँ राजमहल में आए हो, कोई विशेष कार्य है क्या? मेरा विशेष कार्य क्या हो सकता है महाराज? मैं तो केवल ये पूछने के लिए आया हूँ कि शस्त्र और सलाखें बनाने का कार्य फिर कब शुरू करना है। उसका क्या है रामा, तुम्हें तो पता है कि कुछ वर्षों से हमारे राज्य में कितनी शांति है, कोई अपराध नहीं होता, इसीलिए अपराधी को पकड़ने के लिए सलाखों की आवश्यकता नहीं पड़ती और किसी के साथ युद्ध करना नहीं हुआ, इस कारण से शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले के बनाए हुए शस्त्र अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। आपकी बात उचित है महाराज, परंतु यदि मुझे काम नहीं मिला तो मैं कमाऊंगा क्या? ऐसी बात है तो तुम मुझसे धन ले जा सकते हो, मैं अभी महामंत्री से कहकर तुम्हें धन दे देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मुझे दान नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि कभी भी बिना काम के किसी से धन मत लेना, इससे अपना मूल्य कम हो जाता है। क्षमा कीजिए, परंतु मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। परंतु फिर धन कैसे अर्जित करोगे? देखता हूँ महाराज, ईश्वर ने भूख दी है तो पेट भरने के लिए कोई साधन भी दे ही देगा। रामा अपने घर लौट आता है। अपनी पत्नी और बच्चों के भूखे चेहरे देखकर उसे बहुत दुख होता है। उस रात वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन रामा अपने काम करने के स्थान पर आता है। देखता हूँ कोई राहगीर, कोई प्रजाजन लोहे की कोई वस्तु बनवाना चाहता हो तो मैं उसे बनाकर दे देता हूँ, कुछ तो धन प्राप्त होगा। रामा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ वीरनगर राज्य के महाराज विक्रम सेन आते हैं। तुम ही रामा लोहार हो ना? हाँ महाराज, मैं ही रामा हूँ। मैं वीरनगर राज्य का राजा विक्रम सेन हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है कि तुम ऐसे शस्त्र और सलाखें बनाते हो कि वो आसानी से टूटते नहीं हैं। अब ये तो पुरखों की सिखाई हुई कला है महाराज, इसमें मेरा कुछ नहीं है। सुना है कि तुम्हारे महाराज पूरन सिंह भी तुमसे ही शस्त्र बनवाते हैं। ये तो उनकी उदारता है। वैसे तो हमारे महाराज इतने बलशाली हैं कि एक साथ दो दो हाथियों के साथ युद्ध करके उन्हें जमीन पर पटक सकते हैं। हाँ हाँ, उनके पराक्रम के विषय में कौन नहीं जानता। मुझे तुमसे एक काम है रामा। मुझे लोहे की इतनी मजबूत सलाखें चाहिए जिससे 4 हाथी एक साथ बांध सकें।
और वो सब मिलकर भी उसे तोड़ न पाएं। अवश्य महाराज, परंतु एक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। पूछो। इतनी मजबूत सलाखें आपको क्यों चाहिए? सच में किसी हाथी को पकड़ना है? हाँ, मेरे राज्य में कुछ ऐसे मदमस्त हाथियों ने आतंक फैला रखा है। किसानों की खेती को उजाड़ कर रख दिया है। उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए मुझे उन सलाखों की आवश्यकता है। ये लो सोने की मोहरें। शीघ्र ही तुम सलाखें बनाने का कार्य आरंभ करो। महाराज विक्रमसेन रामा को एक पोटली सोने की मोहरें देते हैं। वो मोहरें देखकर रामा की आंखें चमक जाती है। वो सोचता है कि इन मोहरों से वो अपने घर के लिए आवश्यक सभी चीजें लेकर जा सकता है। बाकी का मूल्य तुम्हें कार्य संपन्न हो जाने के बाद मिलेगा। धन्यवाद महाराज, मैं शीघ्र ही सलाखें तैयार रखूंगा। 7 दिनों तक लगातार मेहनत करके रामा ऐसी मजबूत सलाखें बना लेता है कि हाथी भी उसे तोड़ ना पाए। महाराज विक्रमसेन सलाखों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वो रामा को जरूरत से अधिक मूल्य देकर चले जाते हैं। रामा घर आकर, रजनी ये देखो, महाराज विक्रमसेन ने कितनी सोने की मोहरें दी हैं। इतने धन में तो हमारे 2 महीने का सारा खर्चा निकल जाएगा। हाँ, भला हो महाराज विक्रमसेन का, जो वो इतनी दूर आपके पास सलाखें बनवाने के लिए आए। रामा और रजनी खुश हो जाते हैं। इधर महाराज विक्रमसेन महाराज पूरन सिंह से भेंट करने उनके राजमहल आते हैं और बहाने से उन्होंने ही उन सलाखों से बंदी बना लेते हैं। ये आपने ठीक नहीं किया महाराज विक्रमसेन। महाराज पूरन सिंह सलाखें तोड़ने का प्रयत्न करने लगते हैं। वो सलाखें इतनी मजबूत होती हैं कि उनसे टूट नहीं पा रही थी। महाराज पूरन सिंह अपना पूरा जोर लगा देते हैं, परंतु वो सलाखें नहीं तोड़ पाते। कितनी भी शक्ति का प्रदर्शन कर लो महाराज पूरन सिंह, फिर भी तुम इन सलाखों को नहीं तोड़ पाओगे। ये सलाखें विशेष रूप से तुम्हें बंदी बनवाने के लिए ही बनाई हैं मैंने। अब तुम्हें तुम्हारे राज्य के मध्य जो बगीचा है उसमें बंदी बनाकर खड़ा कर देता हूँ। तुम्हारे प्रजाजन भी तो देखें कि तुमसे अधिक बलशाली दूसरा राजा भी हो सकता है। ये तुम्हारी वीरता नहीं, कायरता है विक्रमसेन। भेंट करने आए थे और बंदी बनाकर जा रहे हो। कोई भी तुम्हें योद्धा नहीं कहेगा। सैनिकों, इस पूरन सिंह पर दृष्टि रखना। किसी भी परिस्थिति में ये भागना नहीं चाहिए। विक्रमसेन अपने सैनिक को पूरन सिंह पर दृष्टि रखने का आदेश देकर अपने राज्य लौट जाता है। रात हो जाती है। महाराज पूरन सिंह अभी भी सलाखें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। उनके शरीर से अब खून बहने लगता है। ये देखकर उनका मंत्री वृषभान, महाराज आप अधिक प्रयत्न मत कीजिए, आपके शरीर से रक्त बहने लगा है। यदि अधिक रक्त बह गया तो आप मूर्छित हो जाएंगे। क्या करूं मंत्री जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी शक्ति और मेरा बल इन सलाखों को तोड़ क्यों नहीं पा रहा है। 2 हाथियों को एक साथ परास्त करने वाला मैं अब इतना निर्बल कैसे हो गया हूँ। मैं प्रयत्न करता हूँ महाराज। मंत्री वृषभान अपनी तलवार से उन सलाखों को काटने का प्रयास करने लगते हैं, परंतु सलाखें नहीं कटती। मंत्री कुछ विचार करके, महाराज आप निर्बल नहीं हुए हैं, अपितु ये सलाखें इतनी मजबूत और शक्तिशाली बनाई गई हैं कि आप इन्हें सरलता से तोड़ ना पाएं। अच्छा, परंतु विक्रमसेन के राज्य में ऐसी सलाखें कहाँ मिलती हैं? उनके राज्य में तो नहीं मिलती, परंतु ये तो संभव हो सकता है कि कदाचित किसी और ने उन्हें ये सलाखें बनाकर दी हों। कोई और? परंतु कौन? महाराज हमारे और हमारे आसपास के कई राज्यों में केवल एक ही लोहार है जो ऐसी बलशाली सलाखें बनाता है, और वो है रामा लोहार। हाँ, आप उचित कह रहे हैं मंत्री जी।
ये सलाखें अवश्य रामा लोहार ने ही बनाई हैं। उसका इतना दुस्साहस कि मेरे विरुद्ध जाकर मेरे शत्रु से ही उसने हाथ मिला लिया। मंत्री जी, उसे अभी के अभी मेरे सामने ले आइए। अवश्य महाराज। मंत्री वृषभान रामा के घर आते हैं। मंत्री जी, आप इस समय यहाँ? क्या हुआ? मुझे बुला लिया होता। बुलाया तो तुम्हें महाराज ने है अभी। अच्छा, क्या हुआ? कोई शस्त्र बनाना है क्या? शस्त्र बनाना नहीं है, तुमने जो शस्त्र महाराज के विरोध में बनाया है उससे महाराज को मुक्त करना है। क्या? महाराज को मुक्त करना है? अर्थात महाराज को किसने बंदी बनाया है? हाँ, उसी ने, जिसके साथ हाथ मिलाकर तुमने महाराज के साथ विद्रोह किया है। आप ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने ही महाराज विक्रमसेन को सलाखें बनाकर दी थी ना? हाँ, परंतु कोई किंतु परंतु नहीं। तुम हमारे महाराज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मंत्री जी, मैंने महाराज के साथ कोई विद्रोह नहीं किया है। मैं तो ऐसा विचार भी नहीं कर सकता। ऐसी बात है तो तुमने विक्रमसेन को सलाखें बनाकर क्यों दी? केवल कुछ स्वर्ण के सिक्कों के लिए? मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में कुछ मदमस्त हाथियों ने आतंक फैलाया है। उन हाथियों को नियंत्रण में लाने के लिए उन्हें उन सलाखों की आवश्यकता थी। मुझे उनकी बात सत्य लगी और मैंने सलाखें बना दी। उस समय मुझे धन की आवश्यकता थी तो मैंने भी उनका काम करना उचित समझा। परंतु मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मुझे सत्य में नहीं पता था कि वो हमारे महाराज को बंदी बनाने वाले हैं। अब चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज ने बहुत प्रयत्न किया परंतु वो सलाखें टूट नहीं रहीं। महाराज को उन सलाखों से मुक्त करने का कोई तोड़ निकालो। महामंत्री जी, वो सलाखें मैंने इस प्रकार से बनाई हैं कि वो टूट नहीं सकती। उन्हें पिघलना ही पड़ेगा। समुद्र के पानी से वो सलाखें पिघल जाएंगी। यदि हम समुद्र के पानी को सलाखों के जोड़ पर एक धार में डालते रहेंगे तो वो जरूर पिघल जाएंगी। अच्छा, परंतु उसमें तो बहुत समय लगेगा और महाराज पर दृष्टि रखने के लिए विक्रमसेन के सैनिक भी सज्ज हैं। मैं समुद्र का पानी लेकर आता हूँ, तब तक आप उन सिपाहियों का कुछ प्रबंध कीजिए। ठीक है। मंत्री वृषभान महाराज पूरन सिंह के पास जाते हैं और रामा लोहार समुद्र का पानी लेने जाता है। मंत्री वृषभान महाराज पूरन सिंह पर दृष्टि रखने वाले सैनिकों के भोजन में बेहोशी की दवा मिला देता है। विक्रमसेन के सारे सैनिक बेहोश हो जाते हैं। तभी रामा समुद्र का पानी लेकर आता है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे सत्य में नहीं पता था कि वो दुष्ट विक्रमसेन मुझसे सलाखें बनवाकर आपको ही बंदी बनाने वाला है। कोई बात नहीं रामा, मंत्री जी ने मुझे सत्य बता दिया है। अब तुम मंत्री जी की सहायता से इन सलाखों से मुझे मुक्त कर दो। फिर रामा और वृषभान मिलकर सलाखों पर समुद्र का पानी डालने लगते हैं। कुछ समय के बाद सलाखें पिघल जाती हैं और महाराज पूरन सिंह मुक्त हो जाते हैं। रामा महाराज के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। क्षमा महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस विक्रमसेन ने मुझसे असत्य कहा कि उसे हाथी बांधने के लिए मजबूत सलाखें चाहिए। उस समय मुझे भी धन की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने उसके लिए वो कार्य कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उठो रामा, तुमने जो किया है उचित किया है। तुम्हें क्या पता था कि वो दुष्ट विक्रमसेन तुम्हारी अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाने वाला है। अच्छी बात तो ये है कि तुमने इन सलाखों से मुक्त होने का तोड़ निकाला और मुझे मुक्त किया। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि मुझे बंदी बनाने में तुमने विक्रमसेन की सहायता नहीं की है। धन्यवाद महाराज। अब तुम एक कार्य और करो, ऐसी ही सलाखें बनाओ। मंत्री जी, आप कोई सामान्य सलाखें लेकर आइए और मुझे बांध दीजिए, ताकि कल जब विक्रमसेन यहाँ आए तो उसे संदेह न हो। तब तक उसके सैनिक भी जाग जाएंगे। रामा, तुम मेरे कुछ सैनिकों के साथ वो सलाखें लेकर यहीं पीछे छुपकर रहना। अवश्य महाराज, मैं आज पूरी रात जागकर सलाखें बनाता हूँ। रामा अपने काम पर चला जाता है और मंत्री वृषभान सामान्य सलाखों से पूरन सिंह को बांधकर रख देता है। अगले दिन
विक्रमसेन आकर देखा महाराज पूरन सिंह, मैंने तुम्हारे ही राज्य के सर्वोत्तम लोहार की सहायता से तुम्हें तुम्हारे ही राज्य में तुम्हारी ही प्रजा के सामने बंदी बनाकर रखा है। अब तुम मुझसे युद्ध भी नहीं कर सकते। अब तो मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊंगा और तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। विक्रमसेन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी महाराज पूरन सिंह भी हंसने लगते हैं और सलाखें तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। वो इशारा करते हैं और रामा के साथ सैनिक रामा ने बनाई हुई सलाखों से विक्रमसेन को बंदी बना लेते हैं। धोखा, धोखा, छल किया तुमने मेरे साथ। छल तो तुमने मेरे साथ किया था। खुद भेंट देने आए थे और मुझे बंदी बना लिया। अरे रामा तो मेरी प्रिय प्रजाजन का नागरिक है। मेरा कोई भी प्रजाजन कभी मेरे विरुद्ध जाने का विचार भी नहीं कर सकता। यदि रामा को पहले ही तुम्हारी इस योजना और प्रपंच के विषय में पता होता तो वो भूखा मर जाता, परंतु तुम्हारी सहायता कभी नहीं करता। अब बंदी तुम बनोगे और वो भी मेरे कारागार में। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट को। महाराज पूरन सिंह के सैनिक विक्रमसेन को ले जाते हैं। पूरन सिंह जानते थे कि विक्रमसेन को बंदी बनाने के बाद उसका पुत्र समरसेन उसे मुक्त कराने के लिए महाराज पूरन सिंह के राज्य पर आक्रमण करेगा। भीषण युद्ध होगा और युद्ध के लिए कई शास्त्रों की आवश्यकता होगी। पूरन सिंह रामा लोहार को कई शास्त्र बनाने का कार्य शुरू करने को कहते हैं। काम मिलने के बाद रामा को धन ही प्राप्त होता है और उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है।